नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार, प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित क्या क्या विचार दिए उसके बारे में। दोस्तों, प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित विचार कौन सी बुक में दिया? रिपब्लिक में देता है मेरे दोस्तों। जैसे उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, रिपब्लिक में न्याय से संबंधित विचार भी रिपब्लिक में देता है मेरे दोस्तों, और शिक्षा से संबंधित विचार भी रिपब्लिक बुक के अंदर देता है। ये आपको याद रखना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये शिक्षा से संबंधित जो विचार है वो प्लेटो के दिमाग में आया कैसे कि मैं शिक्षा से संबंधित विचार दूं। तो मेरे दोस्तों, उस समय जो यूनान था और यूनान के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा उसको अच्छी नहीं लगी मेरे दोस्तों। ठीक है, उस शिक्षा के द्वारा समाज का, देश का भला नहीं हो रहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या थी, कोई कमी थी, और उसको पूरा करने के लिए प्लेटो ने अपने हिसाब से शिक्षा संबंधी विचार देता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन। देखो, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है मेरे दोस्तों। ये जो विचार है सद्गुण ही ज्ञान है, ये मूल रूप से सुकरात का है। ये कथन किसका है मेरे दोस्तों? मूल रूप से सुकरात का कथन है। बाद में प्लेटो ने इस विचार को ग्रहण कर लिया, ठीक है, और रिपब्लिक में इस विचार को वो सेम का सेम लिख देता है। ठीक है, और इसी को आधार मानकर क्या है, शिक्षा संबंधी विचार देता है अपना। तो अपन ये कह सकते हैं शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है वह क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात ज्ञान को वह शिक्षा का प्रमुख दार्शनिक आधार मानता है। वो कहता है कि ज्ञान भी शिक्षा के द्वारा ही आएगा। यदि शिक्षा नहीं होगी तो ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो स्वाभाविक है मेरे दोस्तों, आज की शिक्षा में भी यही है कि शिक्षा जिसके पास है वो आदमी क्या है? ज्ञानी आदमी है मेरे दोस्तों, हर चीज़ को वो जानता है। तो अपन बात करते हैं कि शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है? तो सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात उसका दार्शनिक आधार ज्ञान है या न्याय है। तो मेरे दोस्तों, ज्ञान उसकी शिक्षा का प्रमुख आधार है, ये याद रखना। तो न्याय नहीं है, ज्ञान है। तो सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ से उसने शिक्षा का दार्शनिक आधार ग्रहण किया कि जो ज्ञान है वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों। और शिक्षा से संबंधित जो विचार दिए प्लेटो ने अपनी कौन सी बुक में दिए? रिपब्लिक बुक में दिया मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। रूसो ने प्लेटो की शिक्षा से संबंधित जो विचार कहा वो ये है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र में लिखी गई ग्रंथ ही नहीं है, वरन ये शिक्षा से संबंधित भी सर्वोत्तम कृति है। देखिए, रूसो क्या कहता है? रिपब्लिक राजनीति पर ही नहीं वरन शिक्षा पर भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कथन किसका है? रूसो का है मेरे दोस्तों। ठीक है, जब मैंने आपको रूसो पढ़ाया था, रूसो वाले वीडियो में भी आप देखेंगे तो मैंने ये कथन आपको वहाँ पर भी उस वीडियो के अंदर भी बताया था और मैंने दोबारा से आपको बता दिया यहाँ पर। तो रूसो ने प्लेटो के शिक्षा से संबंधित जो विचार है और जो विचार रिपब्लिक में दिया, तो रिपब्लिक बुक के बारे में रूसो क्या कह रहा है? रिपब्लिक राजनीति पर नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा जो चल रही थी, वो शिक्षा प्लेटो कहीं ना कहीं उसको उचित नहीं समझता था। क्योंकि उस शिक्षा से देश दुनिया का भला नहीं हो रहा था। तो उस समय यूनान जो था, यूनान दो भागों में बटा हुआ था मेरे दोस्तों। ये जो यूनान है वो दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस में और स्पार्टा में।
एथेंस और स्पार्टा में। अब बात करते हैं कि एथेंस में जो शिक्षा दी जाती थी मेरे दोस्तों, वो थी वहाँ शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शारीरिक, मानसिक और चरित्र का विकास करने वाली शिक्षा दी जाती थी। देखते हैं स्पार्टा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी मेरे दोस्तों, व्यायाम, अर्थात व्यायाम या शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का मिश्रण करके प्लेटो ने अपने विचार, शिक्षा से संबंधित अपने विचार दिए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें प्लेटो के शिक्षा से संबंधित जो विचार पढ़ने से पहले हमें यूनान के एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा थी उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो की शिक्षा जब भी समझ में आएगी जब इन्हें हम पढ़ेंगे, अर्थात इन्हीं को आधार मानकर प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित विचार दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये याद रखना कि प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित विचार को किसको आधार मानकर दिया, किसको देखकर दिया, कौन सी शिक्षा को देखकर दिया, तो यूनान की शिक्षा को देखकर, अर्थात एथेंस और स्पार्टा दोनों। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूनान दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा की जब शिक्षा समझेंगे उसके बाद में हम प्लेटो की शिक्षा समझेंगे, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा यूनान की शिक्षा पर आधारित है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एथेंस में शिक्षा परिवार स्वयं देता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एथेंस में जो शिक्षा थी, राज्य ने ये कह रखा था कि एथेंस के राज्य ने ये कह रखा था कि शिक्षा आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से दो, हमारा उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा और नहीं हम उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, साक्षर करना चाहते हो तो ठीक है और निरक्षर करना चाहते हो तो ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें राज्य की ओर से कोई दखलंदाज नहीं था। मतलब ये था कि एथेंस की जो शिक्षा थी वहाँ पर राज्य के लिए कोई काबिल व्यक्ति तैयार करना ये शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं था। मतलब एथेंस की जो शिक्षा थी उसके द्वारा क्या हो रहा था मेरे दोस्तों कि राज्य के लिए कोई काबिल व्यक्ति को तैयार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो शिक्षा थी वो पारिवारिक शिक्षा थी। परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता था, इसके अंदर राज्य का किसी प्रकार का दखलंदाज नहीं होता था मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था मेरे दोस्तों। देखो, एथेंस में शिक्षा परिवार स्वयं देता था, इसमें राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था मेरे दोस्तों। अतः समाजोन्मुखी न होकर, समाजमुखी न होकर, समाज के लिए उपयोगी न होकर क्या थी, व्यक्तिगत थी। अर्थात राज्य के लिए, समाज के लिए एथेंस की शिक्षा उपयोगी नहीं थी। तो ये शिक्षा उपयोगी किसके लिए थी, व्यक्तिगत, अपने परिवार के लिए और व्यक्तिगत हित के लिए शिक्षा बनी थी मेरे दोस्तों। परिवार को यह स्वतंत्रता थी कि वह अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे। ठीक है, शिक्षा दे चाहे न दे, वो परिवार की मर्जी थी। ध्यान दें, एक विधि शास्त्री जो हुए हैं सोलन, विधि शास्त्री सोलन ने प्लेटो की एथेंस वाली जो शिक्षा है उसको परिभाषित किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है। सोलन क्या कहते हैं कि माता पिता का यह कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें, अर्थात अपनी शिक्षा का प्रबंध स्वयं करें। यह एथेंस की शिक्षा थी जिसको सोलन नामक विद्वान ने परिभाषित किया, समझाने का प्रयास किया है हमारे को। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर लड़के व लड़कियों को समान शिक्षा नहीं दी जाती थी। लड़कियों को केवल घरेलू कामकाज की शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो ने देखा कि यहाँ एथेंस की शिक्षा में कहीं ना कहीं महिला और पुरुष यानी लड़की और लड़कों को अलग अलग शिक्षा दी जा रही है। तो ये तो गलत है, क्योंकि प्लेटो ये मानता था कि दार्शनिक वर्ग में स्त्री और पुरुष समान रूप से काम कर सकते हैं। दार्शनिक वर्ग में राजा बनकर, यानी कि एक तरह से व्यवस्थापिका को संभाल कर
वो देश दुनिया को चला सकते हैं, शासन चला सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष ही करे, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से किसी कार्य को कर सकते हैं। तो वह स्त्री और पुरुष को दोनों को समान रूप से समान अधिकार देने की बात की थी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी बात को लेकर अपने शिक्षा से संबंधित विचार देता है प्लेटो, और ये कहता है कि शिक्षा दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। आगे देखो, अब जो एथेंस की जो शिक्षा थी, एथेंस की जो शिक्षा थी उसके 3 स्तर थे। एथेंस की शिक्षा थी उसके कितने स्तर थे मेरे दोस्तों? 3 थे। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। ठीक है मेरे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 आयु वाले, ये सब जानते हैं, आज भी वही रूल है। तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वाली और माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 आयु वर्ग वाले, और जो सैनिक शिक्षा दी जाती थी एथेंस के अंदर वो 18 से 20 वर्ष के बालकों को दी जाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये शिक्षा का एक रूप था। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि एथेंस के अंदर प्राथमिक शिक्षा क्या थी मेरे दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा, इसमें केवल पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता था, पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता था बालकों को। ठीक है मेरे दोस्तों, और प्राथमिक शिक्षा केवल परिवार के द्वारा ही होती थी, कि परिवार के बच्चों को उसके माता पिताओं के द्वारा, दादा दादी के द्वारा ही शिक्षा दी जाए मेरे दोस्तों। तो ये थी प्राथमिक शिक्षा। आगे बात करते हैं, इसके अंदर प्राचीन कविता, व्यायाम और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। यानी कि पढ़ना लिखना तो सिखाया जाता था, इसके अलावा कविता, व्यायाम, संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर माता पिताओं के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा साहित्य के माध्यम से धर्म और आचरण की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ जो गुरु होते हैं, जो वहाँ उस समय गुरु होते थे वो होते थे कवि। क्या होते थे? कवि। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो गुरु होते थे वो कवि होते थे। कभी कभी परिवार के अंदर, परिवार के लोग कवियों को बुलाकर अपने बच्चों को क्या क्या करते थे, धर्म और आचरण की शिक्षा दिलाया करते थे, खुद भी देते थे और कवियों को भी बुलाया करते थे। तो इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि उस समय कवि जो होता था उसको गुरु माना करते थे। अर्थात यहाँ पर कविता की शिक्षा दे रहे, तो कविता की शिक्षा कौन देगा? कवि देगा। तो कवि उस समय गुरु हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे। माध्यमिक शिक्षा ये है 6 से 14, ये होती है 14 से 18 वाली। तो 14 से 18 वाली जो माध्यमिक शिक्षा है, ये शिक्षा क्या है कि इस शिक्षा के बाद में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। और यहाँ कौन पढ़ाता था? यहाँ पढ़ाता था मेरे दोस्तों सोफिस्ट और आइसोक्रेटो। सोफिस्ट और आइसोक्रेट। अब ये सोफिस्ट आइसोक्रेट होते क्या है? ये होते हैं कि कोई भी काम ये करते हैं तो पैसे लेते हैं और उनका काम करते हैं। तो लेकिन अब ये शिक्षा से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि शिक्षा पैसा लेकर, जैसे ट्यूशन वाली जो प्रक्रिया है कि ट्यूशन में पैसा लेते हैं और बालकों को पढ़ाते हैं टीचर लोग, वैसे ही ये सोफिस्ट लोग हैं कि पैसा लेकर बच्चों को पढ़ाना, इनकी ये कहलाते हैं सोफिस्टो और आइसोक्रेट। तो ये सोफिस्टो और आइसोक्रेट क्या करते हैं, अपने विद्यालयों के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक बालिकाओं को बुलाया करते थे अपने विद्यालयों के अंदर। वहाँ शुल्क देकर, पैसा देकर ये शिक्षा ग्रहण करते थे मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैसों से शिक्षा दी जा रही थी सोफिस्टों के द्वारा। तो यहाँ पर गरीब जो बच्चे होते थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे मेरे दोस्तों। यहाँ पर अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी माध्यमिक शिक्षा के अंदर। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा 18 से 20 2 वर्ष तक की होती थी सैनिक शिक्षा। और ये जो सैनिक शिक्षा थी, अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि सैनिक किसको चाहिए? परिवार वाले को चाहिए या राज्य को सैनिक चाहिए?
सैनिक किसको चाहिए? अरे परिवार की सुरक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा के लिए? तो मेरे दोस्तों सैनिक तो राज्य की सुरक्षा के लिए चाहिए। एक फौजी होता है आर्मी के अंदर, तो वो फौजी अपने घर की सुरक्षा तो करता ही करता है, लेकिन देश की सुरक्षा करने के लिए सरकार को, समाज को सैनिक चाहिए मेरे दोस्तों। तो सैनिक शिक्षा कौन देगा? परिवार वाला नहीं देगा, केवल कौन देगा? राज्य देगा। तो ध्यान दो, राज्य को सैनिक चाहिए, आर्मी चाहिए राज्य को, इसलिए 2 वर्ष की जो शिक्षा है सैनिक शिक्षा, यह राज्य की ओर से दी जाती थी। और ये सैनिक शिक्षा सभी युवक को दी जाती थी ताकि सभी युवक सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, और जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता था उसको सेना में भर्ती किया जाता था ताकि वो देश की रक्षा कर सके मेरे दोस्तों। लेकिन हर बालक को, बालिका नहीं दे, हर युवक को शिक्षा दी जाती थी, बालिकाओं को छोड़कर। ठीक है, तो एथेंस में प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, भले ही प्राथमिक शिक्षा उसने न ली हो, भले ही उसने माध्यमिक शिक्षा न ली हो, लेकिन सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य है हर युवक के लिए, क्योंकि राज्य ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बालक, कोई युवक ऐसा हो, ऐसा सैनिक हो जो देश की रक्षा कर सके। ठीक है, तो उस देश की रक्षा के लिए सैनिक तैयार करने के लिए राज्य के द्वारा यहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, तो एथेंस में प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य थी, और इस शिक्षा में दक्ष यानी पास होने पर उसको क्या मिलती थी? क्या मिलता था? नागरिक अधिकार। ये याद कर लेना, नागरिक अधिकार। जैसे आज हम मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार कब लागू होते हैं हमारे ऊपर? भाई मौलिक अधिकार लागू कब होते हैं? तो मौलिक अधिकार जब बच्चा जन्म लेता है तभी लागू हो जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान दो। तो ये मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार, तो यहां पर जब मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, ये कब लागू होंगे? तो जब वह राज्य के द्वारा 2 वर्ष की शिक्षा अर्थात सैनिक शिक्षा जब पूरी कर लेता था, तब उसको नागरिक अधिकार दिया जाता था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 2 वर्ष की जो शिक्षा थी वो राज्य द्वारा प्रदान की जाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपको बताते हैं स्पार्टा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों आगे बात करते हैं स्पार्टा की शिक्षा। स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा दी जाती थी। स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो स्पार्टा के सामाजिक जीवन पर आधारित थी मेरे दोस्तों। और सामाजिक जीवन पर आधारित कैसी थी कि स्पार्टा में लोग अपने बच्चों को नौजवान बनाना चाहते थे, योद्धा बनाना चाहते थे, और उसी प्रकार से वहाँ की जो सरकार थी स्पार्टा में, वो उस राज्य ने, स्पार्टा राज्य ने क्या था, बच्चों को सैनिक शिक्षा अर्थात शारीरिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। तो स्पार्टा का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सैनिक बनकर तैयार रहे, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े उनको सेना में भर्ती किया जाए, ताकि वो देश की रक्षा कर सके मेरे दोस्तों। देखिए स्पार्टा में 7 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा थी वो परिवार में होती थी, और 7 वर्ष की शिक्षा के बाद में राज्य शिक्षा देता था मेरे दोस्तों। तो स्पार्टा की शिक्षा स्पार्टा के सामाजिक जीवन पर स्पार्टा की शिक्षा आधारित थी। स्पार्टा के लोग योद्धा थे, इसलिए राज्य द्वारा सैनिक तैयार करने के लिए व्यायाम व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि स्पार्टा में जो बच्चे थे वो पहले से ही क्या थे, योद्धा थे, और उनको देखकर ही स्पार्टा जैसे राज्य ने ये सोचा होगा कि हमें सैनिक शिक्षा ही दे, हम शारीरिक शिक्षा ही दे, ताकि योद्धा यहाँ पर बन सके, योद्धा जन्म ले सके, और आवश्यकता पड़ने पर स्पार्टा जैसे राज्य की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। 7 वर्ष से 20 वर्ष तक की शिक्षा राज्य द्वारा होती थी मेरे दोस्तों, और बाद में 20 वर्ष की आयु के बाद में क्या होता था कि 10 वर्ष तक उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद में वहाँ पर गुप्त व अवैध रूप से विवाह हुआ करता था। ये विवाह क्यों हुआ करता था? क्योंकि ये क्या थे, बलवान थे, बलिष्ठ थे, मतलब लंबे चौड़े वाले थे, और इनसे अवैध रूप से, गुप्त रूप से विवाह कराया जाता था। तो वहाँ पर होने वाली संतान भी क्या होगी, युवा होगी, हट्टे कटे वाली होगी, 6 फुट की संतान होगी। तो वो एक तरह से योद्धा होंगे, सैनिक होंगे। तो स्पार्टा ये सोच रहा था कि इस प्रकार के विवाह से संबंध रखकर जो संतान होगी वो एक तरह से योद्धा होंगे, सैनिक होंगे,
तो उनमें से क्या है कि हम देश की रक्षा के लिए सैनिक तैयार करेंगे मेरे दोस्तों, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। और हम ये कह सकते हैं कि स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो वहाँ के सामाजिक जीवन पर आधारित थी मेरे दोस्तों। दौड़, कुश्ती, भाला फेंक, इस प्रकार की वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी मेरे दोस्तों। स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था भी सैनिक तैयार करने जैसी थी। वहाँ की माताएं, बहनें, वहाँ के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि हमारे बालक बालिकाएं क्या है कि योद्धा ही हो, उसमें सैनिक जैसी अभिरुचि हो, सैनिक जैसी उनकी भावनाएं हो, देश के प्रति प्रेम रखने की भावना हो। इस तरह से उनके पेरेंट्स की भी, उनके माता पिताओं की भी क्या थी, एक तरह से भावना थी। तो उन भावनाओं की तरह ही, अर्थात उस समाज की, स्पार्टा में जो समाज था उस समाज के तरह ही वहाँ व्यवस्था की थी मेरे दोस्तों। तो ये थी स्पार्टा की शिक्षा मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे कि अब आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा का उसने अध्ययन किया, समझा, और बाद में प्लेटो ने अपने हिसाब से अपने शिक्षा से संबंधित विचार देता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, एथेंस, यूनान जो था, यूनान दो भागों में बटा हुआ था मेरे दोस्तों, एथेंस व स्पार्टा। ठीक है मेरे दोस्तों, स्पार्टा में आपने देखा कि शारीरिक, साहित्यिक, मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, और स्पार्टा के अंदर ओनली फॉर शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोनों शिक्षाओं को ग्रहण करके प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित विचार दिया। और प्लेटो के जो शिक्षा से संबंधित जो विचार थे, जो एथेंस से ग्रहण किए थे और स्पार्टा से ग्रहण किए थे, उन विचारों को हमारे बोरकर जो साहब थे, बोरकर साहब ने समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, वो कैसे मेरे दोस्तों, कथन मैंने लिख दिया है, देखिए। एथेंस से प्लेटो की शिक्षा योजना का व्यक्तिगत पहलू आता है, यानी कि जो यूनान था, यूनान दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस और स्पार्टा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस एथेंस से व्यक्तिगत पहलू सामने आता है। क्या सामने आता है मेरे दोस्तों? व्यक्तिगत पहलू। ठीक है मेरे दोस्तों, और व्यक्तिगत पहलू का यहाँ पे अर्थ क्या बताया है बोरकर ने, कि मानव का संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे व्यक्तिगत पहलू आप समझिए, जब परिवार शिक्षा देगा तो वह पूरी तरह से अपने बच्चों की शिक्षा देने का कार्य करेगा एक परिवार। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं थी एथेंस की जो शिक्षा थी। तो यहाँ पर मानव का संपूर्ण विकास होता था। जो परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर मानव का, बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हुआ करता था मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि स्पार्टा से उसका सामाजिक पहलू आता है। स्पार्टा से जो शिक्षा दी जाती थी, प्लेटो ने वहाँ से सामाजिक पहलू ग्रहण किया। ठीक है मेरे दोस्तों, वो सामाजिक पहलू आता है, नागरिक को राज्य में उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाती थी। मतलब स्पार्टा के अंदर जो राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर राज्य के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ पर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा देता था मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इस सामाजिक पहलू के अंदर है कि राज्य के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए और एक अच्छा उसका मान सम्मान करने के लिए, प्रतिष्ठित व सम्मान देने के लिए उसको। ठीक है मेरे दोस्तों, मान सम्मान देने के लिए कि उसकी इज्जत हो, कि वह भी किसी देश व राज्य में रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से बोरकर ने प्लेटो की जो शिक्षा है वो उन्हें एथेंस और स्पार्टा से ग्रहण की थी, उसको समझाने का प्रयास किया था। तो हम ये मानते हैं कि जैसे न्याय से संबंधित उन्होंने दो पक्ष बताए थे, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से शिक्षा में भी ये दो पहलू सामने आ रहे हैं हमारे सामने इसके कथन से, कि उसने एथेंस से व्यक्तिगत पहलू ग्रहण किया।
ठीक है, व्यक्तिगत पहलू, शिक्षा का व्यक्तिगत पहलू ग्रहण किया और स्पार्टा से उसने सामाजिक पहलू ग्रहण किया। तो न्याय की तरह है, जैसे न्याय के दो पक्ष बताए थे उसी से शिक्षा के भी दो पक्ष हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और व्यक्तिगत पहलू से मानव का संपूर्ण विकास हो रहा है परिवार में, और सामाजिक पहलू से राज्य के द्वारा नागरिक का सम्मान किया जाएगा, उसमें उसको मान सम्मान दिया जाएगा। ये बात है मेरे दोस्तों, आगे बाद में चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्लेटो की मौलिक रूप से शिक्षा क्या थी। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा से शिक्षा संबंधी विचार ग्रहण करके उसको मौलिक रूप देकर अपने हिसाब से उसने शिक्षा से संबंधित विचार क्या दिए उसके बारे में देखते हैं मेरे दोस्तों। देखो प्लेटो क्या कह रहा है कि राज्य वृक्षों और चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। एक राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उनके चरित्र से किसका निर्माण होता है? राज्य का निर्माण होता है। राज्य का निर्माण कोई वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता है, राज्य का निर्माण राज्य में रहने वाले लोगों के चरित्र से होता है। अतः व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपको राज्य भी चाहिए प्लेटो के अकॉर्डिंग तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का आत्मा का विकास होता है और शिक्षा के द्वारा ही वह चरित्रवान बनता है। जब वह चरित्रवान बनेगा, चरित्र रूप से अच्छा रहेगा, तो ही हम ये कहेंगे कि उसका वो राज्य है क्या है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे, तो हम मानते हैं कि वह शिक्षा को बहुत महत्व दे रहा है मेरे दोस्तों। एक राज्य बनाने के लिए, एक आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी उसके लिए और लोगों को चरित्रवान बनाने के लिए उसने ये कहा कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है। बोरकर महोदय ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, ये बोरकर की परिभाषा भी आप, कथन भी आप याद रखना मेरे दोस्तों। शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है, ये बोरकर ने कहा था। तो ये भी आप याद कर लेंगे मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो प्लेटो की जो शिक्षा थी, प्लेटो की जो शिक्षा थी वो यूनान के स्पार्टा और एथेंस दोनों से प्रभावित थी, अर्थात दोनों के मिश्रण से प्रभावित थी। स्पार्टा की शिक्षा को भी ग्रहण किया और एथेंस की शिक्षा को भी ग्रहण किया, और ग्रहण करके उसने अपने हिसाब से जो शिक्षा से संबंधित जो विचार दिए वो ये है मेरे दोस्तों। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा को 3 भागों में, मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांटते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन एक जो शिक्षा होती है 35 से 50 वाली, वो व्यावहारिक और दार्शनिक शिक्षा है मेरे दोस्तों। लेकिन उसको हम उच्च स्तरीय शिक्षा के रूप में ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं व्यावहारिक शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा, तो हमारे कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमारे लिए ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा, अब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? प्रारंभिक शिक्षा होती है मेरे दोस्तों 0 से लेकर 20 वर्ष तक, 0 से लेकर 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा होती है। और प्रारंभिक शिक्षा के 2 पार्ट करता है प्लेटो, कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा, और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है? माता पिताओं के पास होगी, स्वाभाविक है। और 6 से 20 वर्ष तक की शिक्षा, ये वाली शिक्षा, ठीक है, ये तो हो गई प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा है वो 20 वर्ष तक होती है। ये याद रखना मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा की अंतिम आयु कौन सी है, तो 20 वर्ष है। 14 या 18 या 20 मत कर देना मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा 20 तक हो गई, तो 20 के बाद यानी 35 वर्ष तक, 20 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो कौन सी मानी जाएगी? उच्च स्तरीय शिक्षा। अब इस उच्च स्तरीय शिक्षा के अंदर ही क्या है, 35 से 50 वाली जो शिक्षा होती है, उच्च स्तरीय शिक्षा के अंदर ही 35 से 50 वाली जो शिक्षा होती है वो होती है व्यावहारिक शिक्षा, जिसको अपन दार्शनिक शिक्षा कहा जाता है। अर्थात
तो हम इसको एक अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग बना दिया मैंने, क्योंकि व्यावहारिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के अकॉर्डिंग व्यावहारिक शिक्षा या दार्शनिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 35 से 50 के बीच में। अर्थात 35 से 50 के बीच में जो व्यक्ति पढ़ते हैं वे दार्शनिक वर्ग के लोग होते हैं, और उन दार्शनिक वर्गों के अंदर से ही क्या है, राजनीति करने वाले राजा लोग बनते हैं, संसद में पहुंचते हैं मेरे दोस्तों। उनमें भी जो योग्य होता है वो, ठीक है, ये तो उनकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे दोस्तों उस जमाने के अंदर हमारे प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित विचार दिया, और उसने कहा कि एक राजनीति करने के लिए 35 से 50 तक यानी 50 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो राजा बनेगा, अर्थात राजनीति में आएगा। और आज एक अपना आज का देश है जिसमें क्वालिफिकेशन का कोई नाम ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये प्रासंगिक है प्लेटो के विचार मेरे दोस्तों। तो आगे चर्चा करते हैं। तो आपने देखा कि ये प्रारंभिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा जो 35 से 50 के बीच में होती है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। प्रारंभिक शिक्षा के 2 पार्ट करता है प्लेटो। जन्म से 6 वर्ष की आयु, ठीक है मेरे दोस्तों। और जन्म से 6 वर्ष की आयु में क्या होता था, परिवार के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। और परिवार के द्वारा क्या है कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब बच्चों को धार्मिक व नैतिक शिक्षा दी जाती थी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। अपने घर के अंदर बच्चे होते हैं मेरे दोस्तों, तो वो कहानियों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और कहानियों के माध्यम से उनको अपन शिक्षा दे सकते हैं। तो वही बात उस ज़माने के अंदर नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती थी कहानियों के माध्यम से मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 6 के बाद में 6 से 18 और फिर 18 से 20 यानी 2 वर्ष 19 और 20, 18 से 20 वर्ष की जो शिक्षा और 6 से 18 वाली शिक्षा। और 6 से 18 वाली जो शिक्षा थी उसके अंदर दो चीज़ों का उसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता था। एक तो व्यायाम और दूसरा संगीत। व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और व्यायाम और संगीत के साथ साथ यहाँ पर लिखना पढ़ना भी यहाँ पर सिखाया जाता था। अक्षर बोध का मतलब लिखना पढ़ना भी यहाँ पे सिखाया जाता था। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष की आयु तक लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, केवल नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी कहानियों के माध्यम से। और यहाँ पर बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या होता था कि व्यायाम और संगीत की शिक्षा तो दी जाती थी, साथ में उनको अक्षर बोध पढ़ना लिखना सिखाया जाता था मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, प्लेटो ने एथेनियन पाठ्यक्रम से ग्रहण किया था। एथेनियन पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन में आपके सामने आएगा एथेनियन पाठ्यक्रम। याद रखना, एथेनियन पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आगे जो 18 से 20 वर्ष जो 2 वर्ष की जो शिक्षा है मेरे दोस्तों, 2 वर्ष की शिक्षा है वो सैनिक तैयार करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि स्पार्टा में सैनिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती थी, शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पर सैनिक शिक्षा दी जा रही है। और सैनिक शिक्षा 2 वर्ष तक दी जा रही है, 19 और 20 2 वर्षों तक। और सैनिक शिक्षा में मुख्य रूप से किस पे बल दिया जाएगा, व्यायाम की शिक्षा। तो व्यायाम इसमें आ ही रहा है मेरे दोस्तों, और व्यायाम का मतलब शारीरिक शिक्षा, ठीक है मेरे दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के ऊपर बल दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट वाले 2 स्टेज है यहाँ पे व्यायाम के साथ, व्यायाम और शारीरिक दोनों। व्यायाम का मतलब ही शारीरिक होता है, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जाता है सैनिक शिक्षा में लास्ट 2 वर्ष के अंदर। और यहाँ पर मुख्य रूप से व्यायाम के साथ संगीत शिक्षा दी जाती है। बाद में यहाँ पर संगीत कम हो जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, ताकि राज्य के लिए सैनिक तैयार हो सके, योद्धा तैयार हो सके, फौजी तैयार हो सके, वो देश की सेवा कर सके, इसलिए, ठीक है मेरे दोस्तों। ये तो क्या था, तो आपने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा में मुख्य रूप से किसकी शिक्षा दी जा रही है,
व्यायाम की और संगीत की, व्यायाम की और संगीत की शिक्षा दी जा रही है। और प्रारंभिक वर्षों के अंदर 6 वर्ष तक की आयु में नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जा रही है मेरे दोस्तों। तो आप देख रहे हो। और एथेनियन पाठ्यक्रम पर प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्लेटो की शिक्षा के विचार आधारित है। अब ध्यान देते हैं बोरकर क्या कहता है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर का प्रशिक्षण है। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर का प्रशिक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोरकर का ये कथन और है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। ये भी याद कर लेना आप। और नेटलशिप क्या कहता है मेरे दोस्तों, नेटलशिप शारीरिक प्रशिक्षण में खुराक का सादापन अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। यह नेटलशिप कह रहा है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जहाँ पर संगीत की शिक्षा का मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि उसे संगीत की शिक्षा दे, अर्थात गाने बजाने की शिक्षा दे। यहाँ पर संगीत से मतलब है कि ऐसी शिक्षा दे जिससे कि बच्चों का मन हमेशा खुश रहे। वो पूरी की पूरी चीज़ क्या होती है, संगीत की शिक्षा में शामिल होती है। गाने बजाने से जैसे हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है और एक हमारे को अच्छा लगता है, हमारे कानों को वो ध्वनि अच्छी लगती है, उसी प्रकार से वह प्रत्येक ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है वह क्या है, संगीत है। यहाँ तक कि वह कला को, साहित्य को, चित्रकला को, मूर्ति कला को भी संगीत की शिक्षा के अंदर ही मानता है। क्योंकि एक मन खुश रहता है जब हम कोई चित्र बढ़िया बनाते हैं या हमारे को कोई चित्रकला सिखाता है तो हमारा मन बड़ा खुश होता है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग केवल गाना बजाना ही संगीत की शिक्षा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य और कविताएं भी संगीत की शिक्षा के अंदर शामिल है मेरे दोस्तों। तो इतना आप याद रखेंगे। आगे का चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि प्लेटो की जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा है मेरे दोस्तों, वो उच्च स्तरीय शिक्षा 2 भागों में बटी हुई थी, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। देखते हैं कि 20 से 30 वर्ष में कौन सी शिक्षा है और 30 से 35 वर्ष में कौन सी शिक्षा। दोस्तों 20 से 30 वर्ष की जो शिक्षा हुआ करती थी, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, अर्थात वैज्ञानिक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों की सोच, जो संकुचित सोच, आडंबर सोच, अंधविश्वास वाली जो सोच थी, उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि प्लेटो के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ऐसे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वाली आयु कौन सी है, तो 20 से 30 वर्ष के अंदर वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। बच्चों के माइंड को डेवलपमेंट किया जाता था। ध्यान दो, 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के अंदर बच्चों को 4 विषयों की मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी, जिसके अंदर अंक गणित है, आपका रेखा गणित है, अंक गणित, रेखा गणित और ज्योतिष शास्त्र और स्वर विद्या। ठीक है मेरा, स्वर विद्या। अब ध्यान दो, इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती थी, मुख्य रूप से जो बल दिया जाता था वो अंक गणित पे दिया जाता था। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी और 4 विषयों में मुख्य रूप से अंक विषय पे ज़्यादा बल दिया जाता था। और वैसे तो सभी शिक्षा दी जाती थी चारों विषयों की मुख्य रूप से, ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से अंक गणित की शिक्षा पर बल दिया जाता था। ठीक है मेरे दोस्तों। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या था कि इन 4 विषयों को पढ़ाकर बच्चों के अंदर विज्ञान को महत्व देना, कि बच्चे विज्ञान के बारे में समझे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, कि बच्चे अपने दिमाग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रिपेयर कर ले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर बात को सोचे समझे। ठीक है मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक बनाना, कि बच्चे आगे चलकर विज्ञान के बारे में, अनुसंधान के बारे में खोज कर सके, वैज्ञानिक रूप से बच्चों को तैयार करना। ठीक है। अब देखो नोट लिखा है मैंने, 20 से 30 वर्ष की आयु की जो शिक्षा है वो है वैज्ञानिक शिक्षा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की वैज्ञानिक शिक्षा कौन से वर्ष के बीच में होती है, तो 20 से 30 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा देने के बाद में यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में पास होने के बाद में 30 से 35 वर्ष की शिक्षा आती है, वो भी अभी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा के अंदर 20 से 30 मैंने आपको बताई,
30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा हुआ करती थी उच्च शिक्षा के अंदर, वहाँ पर द्वंद यानी कि द्वंदात्मक द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। कि द्वंद का मतलब कि द्वंद होकर यानी वाद विवाद करके सत्य तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, एक तरह से क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उसमें द्वंदात्मक पद्धति के द्वारा, वाद विवाद पद्धति के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वंद के द्वारा शिक्षा देना और दर्शन की शिक्षा देना। द्वंद के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी सत्य तक पहुंचना, इस आयु वर्ग की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्तों। देखते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा 20 से 30, ये वाली वैज्ञानिक शिक्षा 20 से 30 की शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था। जो परीक्षा में पास हो जाते थे उनको 30 से 35 आयु वर्ग की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। और ये इसमें द्वंद और दर्शन की दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। डायलेक्टिकल एंड फिलोसफी, द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। मतलब बच्चे के दिमाग को बहुत ज़्यादा विकसित करना, साइकोलॉजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, दार्शनिक रूप से, ठीक है, द्वंदात्मक रूप से किसी चीज़ को सत्य तक को जानने के लिए, प्रत्यक्ष चीज़ को जानने के लिए कि दुनिया में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको जानने के लिए द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी मेरे दोस्तों। प्लेटो ने द्वंदात्मकता को गणित के से भी बढ़कर माना। यानी द्वंदात्मक जो पद्धति है, द्वंदात्मक पद्धति के द्वारा जो सत्य तक पहुंचा जाता है उसको वह गणित के नॉलेज से भी ज़्यादा मानता है, क्योंकि गणित के अंदर भी द्वंद होता है। यार ऐसा ये सवाल क्यों नहीं हुआ, ऐसा आ जाना चाहिए था, इस तरह से इसका मेथड बन जाना चाहिए था, वहाँ पर भी द्वंद होता है दिमाग के अंदर। लेकिन गणित के सवालों से भी ज़्यादा द्वंदात्मक पद्धति को माना है कि गणित के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो द्वंद के माध्यम से निष्कर्ष तक, उसके सत्य तक, उसके कनक्लूजन तक, वहाँ तक पहुँचा जाता है मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना। तो गणित के नॉलेज से भी ज़्यादा द्वंदात्मक पद्धति को माना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ घटना होती है उसकी सत्य को जानने के लिए, उसकी सत्यता को जानने के लिए, उसके निष्कर्ष तक जानने के लिए द्वंद होना बहुत ज़रूरी है। तो द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इसके अंदर आपसे पूछा जाता था कि प्लेटो के अकॉर्डिंग किस आयु वर्ग में द्वंद और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी? 30 से 35 वाले में, ठीक है। और व्यायाम और संगीत की शिक्षा इसमें दी जाती थी 20 से 30 आयु वर्ग के अंदर। और आपको पता होना चाहिए 19 और 20 अर्थात जिसको अपन 18 से 20 आयु वर्ग बोल सकते हैं, वहाँ पर बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। कवायर एक नामक जो विद्वान था कवायर, उसने क्या कहा था कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए बना है, युवा अवस्था के लिए नहीं मेरे दोस्तों। दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए बना है, युवा अवस्था के लिए नहीं बना है। ये कवायर नामक विद्वान ने इसकी बात की थी। आगे बात करते हैं दार्शनिक शिक्षा के बारे में। आगे बात करते हैं कि प्लेटो की सैद्धांतिक औपचारिक शिक्षा पास होने के बाद में प्लेटो ये चाह रहा था कि अब क्यों ना इस प्रकार से दार्शनिक राजा बनाया जाए, दार्शनिक वर्ग बनाया जाए जिसमें से राजा बना सके, जो कि एक आदर्श राज्य में आदर्श शासक की भूमिका निभा सके, वह देश दुनिया को अच्छी तरह से चला सके मेरे दोस्तों, ठीक है। एक अच्छा राजा होगा तो अच्छा शासन चलेगा। तो वह दार्शनिक वर्ग में से राजा बनाने की कोशिश उसने की थी अपने विचारों के अंदर मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं कि दार्शनिक शिक्षा या व्यावहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की शिक्षा थी, अर्थात 15 वर्षों तक ये शिक्षा हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, प्लेटो की औपचारिक शिक्षा तो जन्म से 35 वर्ष की आयु तक थी। प्लेटो की सैद्धांतिक और औपचारिक शिक्षा 35 वर्ष तक की थी, लेकिन सैद्धांतिक शिक्षा के बाद दार्शनिक वर्ग की शिक्षा, जिसको अपन व्यावहारिक शिक्षा कहते हैं, दार्शनिक वर्ग की शिक्षा हुआ करती थी 15 वर्षों तक। और दार्शनिक वर्ग की शिक्षा के बाद बनाने के लिए व्यावहारिक शिक्षा का प्रावधान किया। मतलब ये जो 35 से 50 वर्ष की जो शिक्षा थी, इसे
वह व्यावहारिक शिक्षा का नाम देता है। और इस व्यावहारिक शिक्षा के द्वारा क्या तैयार करता था? दार्शनिक वर्ग तैयार करता था। और फिर इस दार्शनिक वर्ग में से आदर्श राज्य में राजा बनाने की उसने कल्पना की थी अपने शिक्षा के संबंधित विचारों के अंदर। तो वो सोचता था कि इस प्रकार से लंबी अवधि के बाद में लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और बाद में राजा बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने देश को सही तरीके से चला पाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है। अब प्लेटो की एक शब्दावली प्रसिद्ध है कि जब लोग व्यावहारिक शिक्षा लेंगे और 50 वर्ष तक की शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो लोग थपेड़े खाएंगे, दुनिया के अंदर थपेड़े खाएंगे, ठोकर खाएंगे, तो उन्हें नॉलेज होगा मेरे दोस्तों। ठीक है। तो ये बात है। इसीलिए तो अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी नहीं होते हैं, तो पिताजी कहते हैं कि बेटे सावधानी से जाना और सावधानी से आना, ज़माना बहुत ख़राब है मेरे दोस्तों। तो वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र के अंदर थपेड़े खाए हैं, कहते हैं ठोकर खाकर ही नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो वही बात ये प्लेटो कह रहा है। प्लेटो का एक शब्दावली प्रसिद्ध है, एक कथन प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर नॉलेज होगा, उनको ज्ञान होगा। किनको? दार्शनिक वर्ग को। उसके बाद में उनको राजा बनाया जाएगा, उनको ज्ञान होगा मेरे दोस्तों। तो कहते हैं कि बादाम खाने से ज्ञान नहीं आता है, तो ज्ञान किससे आता है? जितनी ज़्यादा जीवन में ठोकर खाते हैं उतना ही नॉलेज होता है। वही बात प्लेटो कहता है कि अब सैद्धांतिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के बाद में बच्चे जितनी ज़्यादा ठोकर खाएंगे 15 वर्षों तक, उतना ही ज़्यादा नॉलेज होगा। जितनी ज़्यादा ठोकर खाएंगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा और उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? राजा बनाया जाएगा। इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर नॉलेज मिलेगा। प्लेटो क्या कहता है मेरे दोस्तों? जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक 35 से 50 वर्ष की आयु में उनको दार्शनिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और दार्शनिक राजा नहीं होंगे, तब तक इस समाज की बुराइयां समाप्त नहीं होगी। मतलब जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे इस समाज के अंदर, तो समाज की बुराइयां नहीं होगी। और दार्शनिक राजा वह किसको मानता है? बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति को वो दार्शनिक मानता है, जो जीवन में बहुत ज़्यादा ठोकरें खा चुका है, उसको वो दार्शनिक वर्ग मानता है। और दार्शनिक वर्ग में जो शिक्षा दी जाती थी वो 35 से 50 वर्षों तक शिक्षा दी जाती थी। 15 वर्षों तक जो शिक्षा दी जाती थी, 35 से 50 वर्ष तक वह दार्शनिक वर्ग की शिक्षा दी जाती थी, उनको एक दार्शनिक वर्ग बना दिया जाता था मेरे दोस्तों। प्लेटो क्या कह रहा है कि आदर्श शासकों का राज्य बन संतों का राज्य हो जाएगा। जब सभी लोग दार्शनिक बन जाएंगे मेरे दोस्तों, दार्शनिक वर्ग बन जाएगा और उसमें से जब राजा बनाया जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि यह संतों का राज्य है। अर्थात जब अच्छा व्यक्ति, दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति जब राजा बनेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये संतों का राज्य है। तो आदर्श शासकों का राज्य, विद्वान संतों का राज्य। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विचारक ने राज्य को संतों का राज्य कहा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? प्लेटो आना चाहिए। जोवेट ने क्या कहा था प्लेटो की शिक्षा के बारे में? जोवेट, ये याद रखना, जोवेट ने प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। अर्थात जोवेट ये कहना चाहता है कि प्लेटो ही पहला ऐसा विचारक है, ऐसा लेखक है जिसने ये कहा कि जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे साइकोलॉजी में तो करोड़ ने कहा था शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, लेकिन विद्वानों की दृष्टि से, विचारकों की दृष्टि से हम देखते हैं तो जोवेट ये कहता है प्लेटो के बारे में, प्लेटो वह पहला लेखक है जिसने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो शिक्षा है वो आजीवन चलती रहती है। उसके अनेक शैक्षिक विचारों की अपेक्षा यह विचार आधुनिक जीवन में प्रयोग किए जाने की मांग है। कौन सा विचार? कि जो शिक्षा है वो जीवन भर चलती है। ये विचार आज के जीवन में क्या है? प्रासंगिक है मेरे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज आपके ये समझ में आया होगा
कि दार्शनिक वर्ग की शिक्षा प्लेटो के अकॉर्डिंग कहाँ चालू हो जाती है, 35 से 50 वर्ष की आयु में। और जब 50 वर्ष तक की आयु हो जाने पर वह दार्शनिक वर्ग बन जाता है। और दार्शनिक वर्ग के अंदर से किसी व्यक्ति को जो ज़्यादा ठोकरें खाई है जीवन के अंदर, उसको राजा बनाने की बात की थी। और ऐसा जब राजा बन जाएगा तो हम कहेंगे कि वह राजा क्या है, संत है, और उसका राज्य क्या है, संतों का राज्य है। ये बात प्लेटो कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, एक बात और रखेंगे कि अभिभावक वर्ग के अंदर, देखो अभिभावक वर्ग के अंदर या संरक्षक वर्ग के अंदर, संरक्षक वर्ग के अंदर वह किस किस को रखता है, केवल दो वर्ग को ही रखता है। एक तो दार्शनिक वर्ग को, दार्शनिक वर्ग को, और दूसरा सैनिक वर्ग को, सैनिक वर्ग को। जो दूसरा जो तीसरा जो होता है उत्पादक वर्ग, उसको वह अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के अंदर नहीं रखता है। तो हम ये कह, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग है दार्शनिक व सैनिक, सैनिक व उत्पादक, उत्पादक व दार्शनिक। तो आप याद रखना चाहिए, आप कंठस्थ इसको याद कर लीजिए कि अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग में दो वर्ग शामिल होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग मेरे दोस्तों। उत्पादक वर्ग के लिए उसने कोई शिक्षा की बात ही नहीं की थी। वो शिक्षा की बात की थी केवल अभिभावक वर्ग या फिर संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग को चाहे संरक्षक वर्ग को, उनके लिए शिक्षा की बात की थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसको सैनिक बनाने के लिए और दार्शनिक वर्ग तैयार करने के लिए ही शिक्षा की बात की थी मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है वो देखिए। चरित्र निर्माण पर बल दिया था, नैतिक विकास पे बल दिया था। उन्होंने रिपब्लिक में एक वाक्य लिखा था, प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है, जो उन्होंने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। तो सद्गुण ही ज्ञान है, इस बात से पता चल रहा है कि प्लेटो कहीं ना कहीं जो है मानव के अंदर नैतिकता का और चरित्र का निर्माण करने की बात की है। और वह शिक्षा को भी ये मानता है कि शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि बच्चों का, लोगों का क्या हो सके, चरित्र का निर्माण हो सके। जब चरित्र का निर्माण होगा तो नैतिक विकास तो अपने आप ही होगा मेरे दोस्तों। राज्य द्वारा नियंत्रित व अनिवार्य शिक्षा थी। प्लेटो ने राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा की बात की है। कला और साहित्य पर नियंत्रण, जब प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा देखी तो वहाँ कला और साहित्य का ज़्यादा बढ़ावा था। और कला और साहित्य का बढ़ावा इसमें भी है, प्लेटो की शिक्षा में भी है, लेकिन प्लेटो की शिक्षा में कला और साहित्य का जो प्रयोग है वो गलत आदतों के लिए नहीं है। जहाँ एथेंस और स्पार्टा में कला और साहित्य का प्रयोग भ्रष्टाचार और गलत आदतों के लिए बना हुआ था, तो यहाँ पर उसने सुधारने का प्रयास किया था। तभी तो ये कह रहा है कि कला व साहित्य पर नियंत्रण, कि कला साहित्य ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का एक दर्पण बन सके। ठीक है, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की बात की है प्लेटो ने मेरे दोस्तों। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, राज्य द्वारा बिल्कुल नियंत्रित शिक्षा के बारे में बात की है प्लेटो ने। और ध्यान दो, सेबाई ने एक कथन कहा था, सेबाई ने एक कथन कहा था, क्या कहा था कि प्लेटो की राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली एथेंस की कार्यशैली का नया परिवर्तन है। अर्थात सेबाई ने ये कहना चाह रहा है कि एथेंस से उसने शिक्षा से संबंधित जो बातें ग्रहण की, उसको अपने हिसाब से उसने अपने विचार दिए प्लेटो ने। और वो सेबाई ने ये कहता है कि प्लेटो ने जो मौलिक रूप से अपने शिक्षा से संबंधित विचार दिए वो कहीं ना कहीं क्या है, एथेंस की मिलती जुलती शिक्षा से संबंधित ही है। उसी एथेंस की शिक्षा का नया रूप क्या है, प्लेटो की शिक्षा है। तो ये बात कौन कह रहा है मेरे दोस्तों, सेबाइन कह रहा है। शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, ये बोरकर ने कहा था मेरे दोस्तों। तो ये भी एक उसकी क्या है,
विशेषता है प्लेटो की शिक्षा की, जो कि बोरकर ने हमें समझाने का प्रयास किया है। सर्वांगीण विकास पर बल दिया। शिक्षा अभिभावक वर्ग के लिए है, केवल अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के लिए ही है, उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने शिक्षा की बात नहीं की थी मेरे दोस्तों। शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु और वर्ग भेद के अनुसार किया गया है, और शिक्षा सरल से कठिन की ओर है। दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण अर्थात 35 से 50 वर्ष की आयु में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा था, वह दार्शनिक वर्ग को तैयार करने के लिए दिया जा रहा था। ये बात प्लेटो कहना चाह रहा था। ये विशेषता है इसकी एक, दार्शनिक वर्ग को तैयार करना। गणित की शिक्षा पर उसने बहुत बल दिया था मेरे दोस्तों। गणित की शिक्षा के लिए उसने बहुत बल दिया, और यही नहीं, उसने जो अकादमी बनाई थी, जो स्कूल खोली थी, उसके मेन गेट के ऊपर ये वाक्य लिखा हुआ था कि जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं है, ये प्लेटो का ही वाक्य है मेरे दोस्तों, जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं है वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है प्लेटो अंक गणित के ज्ञान को बहुत ही मुख्य रूप से भूमिका निभाना चाहता है। क्यों निभाया? क्योंकि वह बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के पक्ष में था। बच्चों का जो दिमाग है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह हो, हर चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से तर्क वितर्क करके सोच सके, समझ सके, किसी बात पर निष्कर्ष कर सके। इस तरह से उसने अंक गणित पर ज़्यादा बल दिया था मेरे दोस्तों। तो ये तो थी प्लेटो के शिक्षा से संबंधित विशेषताएं। अब बात करते हैं कुछ आलोचनाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लेटो की शिक्षा से संबंधित कुछ आलोचनाएं देखते हैं। दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा से संबंधित जो विचार थे उसमें आलोचनाएं कौन कौन सी है? शिक्षा अभिभावक वर्ग के लिए है, और मैंने आपको बताया है मेरे दोस्तों अभी कि अभिभावक वर्ग, जिसे हम संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, इस अभिभावक वर्ग के अंदर प्लेटो दो वर्गों को शामिल करता है। पहला दार्शनिक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा प्लेटो के अकॉर्डिंग दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा नहीं है, जिसके बारे में सेबाइन ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि राज्य में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को देखकर यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि प्लेटो ने शिल्पियों मतलब उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा के संबंध में कोई विचार नहीं किया। मतलब प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित विचार तो देता है, लेकिन उत्पादक वर्ग अर्थात शिल्पी वर्ग के लिए उसने शिक्षा से संबंधित कोई विचार नहीं दिया। शिक्षा से संबंधित जो विचार दिया केवल अभिभावक वर्ग के लिए दिया, और अभिभावक वर्ग के अंदर वह प्लेटो ने दो वर्गों को शामिल करता है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। दूसरा है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, तो उत्पादक वर्ग की उसने उपेक्षा कर दी। डॉक्टरों व वकीलों का बहिष्कार, मतलब डॉक्टरों और वकीलों का उसने क्या किया? बहिष्कार किया कि मुझे डॉक्टर और वकील नहीं चाहिए इस राज्य के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों। साहित्य की उसने उपेक्षा की थी मेरे दोस्तों। साहित्य की उपेक्षा इसलिए की क्योंकि उस समय की कला और साहित्य से वह बड़ा परेशान था कि कला और साहित्य से स्पार्टा और एथेंस के अंदर क्या है कि भ्रष्ट लोग यानी कि गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, तो इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो। इसीलिए प्लेटो ने अपने शिक्षा से संबंधित जो विचार दिया उसमें कला और साहित्य का बहुत ही कम प्रयोग उसने किया है, अर्थात थोड़ा नियंत्रण में रखा है कला और साहित्य को। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण। शिक्षा का क्रम लंबा व खर्चीला। अब शिक्षा उसने जन्म से लेकर 50 वर्ष तक की शिक्षा दे दी मेरे दोस्तों। तो मनुष्य आधा बूढ़ा आधा तो वैसे ही हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये जचने वाली बात नहीं, एक तरह से इसकी आलोचना है मेरे दोस्तों।
शिक्षा योजना में विरोधाभास है। यहाँ थोड़ा समझना है अपने को। विरोधाभास क्या है मेरे दोस्तों कि प्लेटो ने कहा कि जब उसने आदर्श राज्य का विचार दिया मेरे दोस्तों, आदर्श राज्य का, तब उसने कहा कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी? अच्छी शिक्षा देंगे। जब अच्छी शिक्षा देंगे तब क्या होगा? आदर्श राज्य की स्थापना होगी। ये प्लेटो का विचार है। प्लेटो बाद में जब शिक्षा से संबंधित और विचार देता है तब क्या कहता है कि आदर्श राज्य के नियंत्रण में क्या होगी? आदर्श राज्य के नियंत्रण में क्या होगी? शिक्षा देगी, शिक्षा होगी। तो मेरे दोस्तों विरोधाभास है कि वह कहता है, अब इसकी आलोचना बन गई कि प्लेटो ये बताओ कि पहले शिक्षा के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है या आदर्श राज्य के बाद में शिक्षा दे रहा है, शिक्षा की शुरुआत कर रहा है? आप बताइए। तो ये विरोधाभास है, ठीक है। तो इसी विरोधाभास को देखकर बोरकर ने क्या कहा? बोरकर ने हमें समझाने का प्रयास किया कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में कार्य संबंधी आदर्श तथा चिंतन संबंधी आदर्श के बीच एक प्रकार की डगमगाहट पाई जाती है। तो यह डगमगाहट हो गई कि शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य बना या आदर्श राज्य के द्वारा शिक्षा बनी। यह विरोधाभास है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आलोचना में और देखते हैं। तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। प्लेटो की शिक्षा के अंदर तकनीकी की शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। शिक्षा योजना में अधिनायकवाद, शिक्षा योजना में अधिनायकवाद है। अल्फ्रेड हॉर्नले ने ये आलोचना की है कि उसकी जो शिक्षा संबंधी जो विचार है वो क्या? अधिनायकवाद है। पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो राज्य के नियंत्रण में हो रही है, राज्य के नियंत्रण में हो रही है। और कला और साहित्य की उसने उपेक्षा कर दी थी प्लेटो ने। जब ये बताओ कि जब व्यक्ति को कला और साहित्य की शिक्षा नहीं दी जाएगी और राज्य के द्वारा वह नियंत्रित होगी, कला और साहित्य की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो शिक्षा अधिनायकवाद बनेगी कि नहीं बनेगी? यह बात अल्फ्रेड हॉर्नल ने हमें समझाने का प्रयास किया है, इसकी आलोचना की है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं होता है। कोरल पॉपर कह रहा है कि व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास क्यों नहीं होता है? वही बात हो गई कि राज्य के द्वारा नियंत्रित होने के लिए और कला साहित्य की उपेक्षा हो जाती है, इसलिए व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। मैक्सी ने, अब देखो आलोचनाएं पूरी हो गई। यहाँ तक आलोचना पूरी हो जाने के बाद में एक दो कथन है वो देख लेते हैं अपन। मैक्सी क्या कह रहा है कि प्लेटो की शिक्षा अनेक दृष्टियों से आश्चर्यजनक रूप में आधुनिक लगती है। प्रशंसा कर रहा है कि अनेक दृष्टियों से आज के जीवन में प्रासंगिक है। जोवेट क्या कह रहा है? ये मैंने जोवेट वाली कथन मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा देख लीजिए। प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। तो जोवेट ये पहला व्यक्ति है जो ये कहना चाहता है, ये कह रहा है कि प्लेटो ही पहला व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि शिक्षा का जो क्रम है वो आजीवन चलना चाहिए। तो ये जोवेट ने हमें समझाने का प्रयास किया है। जेलर नामक व्यक्ति ने क्या कहा कि प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग का था। अभिजात का मतलब उच्च वर्ग का था। व्यक्ति होने के कारण वह शिल्पियों अर्थात उत्पादक वर्ग की क्या करता था? घृणा करता था। तो कहीं ना कहीं जेलर ये मानता था कि प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग का था। अभिजात वर्ग का मतलब होता है कि उच्च कुल का व्यक्ति। तो उच्च कुल का व्यक्ति होने के कारण वह नीचे वाले अर्थात शिल्पियों से, उत्पादक वर्ग से वह क्या करता था? घृणा करता था। और इसीलिए उसने अपने शिक्षा से संबंधित जो विचार है वो शिल्पियों के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए उसने नहीं बनाए मेरे दोस्तों। तो ये जेलर ने क्या की थी? उसकी आलोचना की थी।
प्लेटो स्वयं एक बात कहता है कि आत्मा के लिए संगीत, जैसे आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है, उसी प्रकार से शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। ये अपने शिक्षा से संबंधित विचारों के अंदर प्लेटो ने कहा था। दोस्तों, आज आपने देखा वीडियो में कि आपने समझा कि प्लेटो के जो विचार थे, शिक्षा से संबंधित जो विचार थे, वो स्पार्टा और एथेंस से उन्होंने शिक्षा से संबंधित विचार ग्रहण किए और मौलिक रूप से उनको ग्रहण करके, उनको समझ के अपने मौलिक रूप से उसने अपने शिक्षा से संबंधित विचार दिए। और वो आपने देखा कि उसके शिक्षा से संबंधित विचार क्या क्या है। और वीडियो को मेरे दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ ये बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बन जाता है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए राजश्री एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। आपको काफ़ी यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैं आपको सैद्धांतिक रूप से पूरा पाठ्यक्रम बता रहा हूँ और बाद में आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जो उसका आप इंतज़ार करिए। उसके लिए आप आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो।